अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं आपकी दिन की ज़बरदस्त शुरुआत हुई होगी बिकॉज इट्स मिड वीक हमें एहसास होने लगता है कि बहुत सारे काम हमने कर लिए हैं, ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग पाइल। आई थिंक जिस तरह मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि दिन में टू डू लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ व्हाट नॉट टू डू बनाने वाली लिस्ट भी बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा हम हैबिचुअली वरी करते हैं, यानी हमारी आदत होती है अपने आप को परेशान करने की, आदत होती है सोचने की कि फलाना काम नहीं होगा। प्लीज़ बिगिन योर डे विद अ हैप्पी चर्पी नोट कि आपने जो चाहा है वो होगा, नहीं तो उससे बेहतर होगा। जब आप गुमान अच्छा लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। यही गुमान आपको रिलीफ भी देता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने रिलीफ पे काम किया जाए। और जिस तरह की महंगाई, ओ भाई नीचे आ जाओ और दूसरे कैमरे पे आ जाओ, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जिस तरह हम कहते हैं कि रिलीफ के लिए हम काम कर रहे हैं, महंगाई का जिन बेकाबू है, इसी हवाले से रिलीफ दिया गया है अवाम को। लेकिन अब इस रिलीफ पैकेज पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा गया है कि जिस चीज़ को रिलीफ का नाम दिया जा रहा है, दरअसल उसमें मजीद महंगाई है। मार्केट रेट्स को तो सेका ही नहीं गया। चीनी मजीद 2 रुपए महंगी, चावल मजीद 5 रुपए महंगे, और पेट्रोल वगैरह का तो हाल ही ना पूछें। तो ये किस किस्म की कमेटी है जो इस पर नज़रसानी कर रही थी? क्या ये रिलीफ पैकेज सिर्फ और सिर्फ आवाम को चूना लगाया जा रहा है? यानी ये लफ्जी बातें हैं कि जी आपके लिए रिलीफ है, इसी में खुश हो जाइए, लेकिन ये बड़ा अहम है। दूसरा आपको बताते चलें, 14 फरवरी को प्रॉबेबली एक्सपेक्टेड है टर्किश हेड ऑफ स्टेट अर्दोगान का पाकिस्तान विजिट, जो दोहरी शहरियत की बात की जा रही थी। यानी हो सकता है कि इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं कि दोनों ममालिक आपस में रवाबित इस तरह पैदा करें कि उनके सिटीजन्स को डुअल नेशनैलिटी दी जा सकती है, आमदोरफ्त बेहतर बनाई जा सकेगी, कारोबारी नौयत की अगर इंटरेक्शंस होंगी वो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अगले हफ्ते यानी 17 फरवरी को जो हफ्ता शुरू होगा, ये मार्क करेगा 40 years of Pakistan hosting the Afghan immigrants and जो उसके रेफ्यूजीज़ हैं, इमिग्रेंट्स मैंने गलत कहा, रेफ्यूजीज़ यानी जो महाजरीन हैं। और 40 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए द वॉल्यूम ऑफ पीपल दैट पाकिस्तान हैज़ बिन होस्टिंग। इसको आदाद व शुमार के हवाले से कहा जाता है कि तकरीबन 30 लाख से 50 लाख महाजरीन रेफ्यूजीज़ इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हैं, लेकिन ये सिर्फ अंदाजे हैं। लोग कहते हैं कि जो असल नंबर है वो उससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान की इसकी देरपा पॉलिसी क्या है? क्या हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग वतन वापस यानी अफगानिस्तान वापस चले जाएंगे, या ऐसा नहीं होगा? तो एक लॉन्ग टर्म प्लान इनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त इनके लिए जो हालात हैं वो इतने साजगार नहीं। आपको बताते चलें कि इतने सालों की एडवोकेसी के बाद हम देख सकते हैं कि जो इनको अफगान कार्ड दिया जाता है, इनकी एक मुस्तकिल तो नहीं लेकिन आर्जी जो आइडेंटिटी पाकिस्तान में होती है, उसके एवज़ अब ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। दैट विल अलाउ देम टू बी इन द फाइनेंशियल एम्बर्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, और अब देखना ये है कि हमारी बतौर रियासत एक देरीना पॉलिसी क्या होगी। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज इश्यूज़ बहुत सारे हैं। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो आपको बताते हैं कि हमारे साथ ओरल हाइजीन पर बात करने के लिए 2 डेंटिस्ट भी मौजूद होंगे। बड़ा अहम सब्जेक्ट है, बिकॉज आप माने या ना माने, जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे घरानों में सिर्फ एक टेलीविज़न है। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि दूर दराज देही इलाकों में अभी भी आगही का ये हाल है कि पूरा का पूरा घराना एक टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा है। हाउ अनहाइजीनिक एंड हाउ अनअवेयर इज दैट। तो हमें बात करनी है ओरल हाइजीन के हवाले से। फिर अगर लैंड इंक्रोचमेंट्स की बात की जाए, ये भी एक हॉट सब्जेक्ट है, ख़ास तौर पर कराची के लिए, लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए, तमाम बड़े शहरों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक पर बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड राउंड अप। लेट्स फाइंड आउट कि पूरी दुनिया की अहम तरीन खबरें क्या हैं। जी जनाब, ये होती है इनकरेजमेंट, बच्चे के हिसाब से उसको सिखाया जाता है। लेकिन जो ये मौसम की तब्दीलियाँ, इट इज़ हाई टाइम दैट वी पे नोटिस टू इट। आई डोंट नो व्हाई, हमें क्यों लगता है हमारे ही सामने इसी जनरेशन ने देखा कि आपको बॉटल्ड वाटर मिलने लगा। सिर्फ ये कि आपकी उस वक्त की जो वक्ती तौर पे आपने अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई करना होता है, आप एक प्लास्टिक की बोतल ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा इसके असरात हैं माहौल पर, लेकिन हम उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर पाते हैं। यानी हमें लगता है ये हमारा मसला ही नहीं है। तमाम की
तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, उनके पास जो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जब आप तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखें, उनकी पॉपुलेशन कम होती है, कहीं 50 लाख लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन 22 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, अगर आप इसको केचप, चिप्स, बिस्किट भी देते हैं तो आप इमेजिन करें कि जो उसकी अनसस्टेनेबल पैकेजिंग है, हर चीज़ प्लास्टिक में पैक होकर आपको मिलती है, एंड दैट इज़ एडिंग टू द क्लाइमेट चेंज, टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये इराक में बर्फ़बारी, दुबई में बारिश, ये बदलता हुआ मौसम हमारे लिए तनबी है, हमारे लिए वार्निंग है, बट वी आर नॉट पेइंग हीड टू दैट। इस पर ज़रा सोचिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ और मेडिकल कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ आपकी ओरल हाइजीन, आई थिंक हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर इंसानी अज़ा और जिस्म की बात की जाए तो आपका सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोन एरिया, यानी जिससे हो सकता है अगर आप उसका ख्याल रखें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, या फिर वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बन सकती है, इज़ योर ओरल हाइजीन। यानी आप दिन में अपने दांत साफ़ करते हैं या नहीं करते, और इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली है कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ मुस्लिम कंट्री, और यहाँ पे जो डोमिनेंट हमारा फेथ है दैट इज़ इस्लाम, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि हम 5 दफ़ा दिन में नमाज पढ़ते होंगे, 5 दफ़ा दिन में वज़ू करते होंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो लोगों की ओरल हाइजीन इज़ रियली बैड। यानी ऑफ इशूज सच एज द बॉडी ओडर, नोबडी इवन गोज़ टूवर्ड्स द ओरल हाइजीन की बात तो हमने, मेरे ख्याल में हमने एज अ मौजू, एज अ टॉपिक हमने करनी ही शुरू नहीं की। तो आज हमने सोचा कि इस बारे में ज़रूर बात की जाए, थोड़ी सी आगाही रेज़ करें कि जिस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन योर हेल्थ, ऑन योर पर्सनल लाइफ एंड इवन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर एंड डॉक्टर मारिया। दे बोथ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी सर्विस रिगार्डिंग इट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। डॉक्टर मुदस्सिर, आपका क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ इशूज़ से ज़्यादा वास्ता पड़ता रहता है, ख़ास तौर पर ओरल हाइजीन, मैं आपकी दोनों के एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगी कि एज ए नेशन हाउ गुड और हाउ बैड इज़ आवर अवेयरनेस एंड आवर प्रैक्टिस ऑफ ओरल हाइजीन। बेसिकली जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है वो कम्युनिटी हेल्थ जो डेंटिस्ट्री है उसके हवाले से, और उसके अंदर हम लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं स्कूल के लेवल के ऊपर और विलेजेस के लेवल के ऊपर, और सेमिनार्स होते हैं, वॉक्स होती हैं। जितने भी हमने प्रोग्राम्स करे हैं उनमें ये देखा गया है कि स्कूल और जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं लो सोशो इकोनॉमिक एरिया के अंदर, उनमें जो ओरल हाइजीन स्टेटस है वो बहुत बुरा है। आई मीन बच्चे लिटरली पान, सिगरेट, छालिया अपने साथ पॉकेट में रखते हैं और उसको वो खा रहे होते हैं। स्कूल के अंदर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पर। सही। अब वो ये जो चीज़ें ला रहे हैं, उनकी फैमिली के अंदर भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि वो जिस उससे बिलोंग करते हैं उधर ये घर में चीज़ें खाई जा रही हैं। कह रहे हैं बचपन में हैबिट फॉर्मिंग होती है, कोई देखने वाला नहीं है कि बच्चे को सौंफ, छालिया इसकी आदत पड़ जाती है। इवन जो चीज़ हमारे यहाँ सो कॉल्ड अच्छे ज़मरे में डाली जाती है, सौंफ के बारे में लोग कहते हैं कि जी इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपकी कंटिन्यूस च्यूइंग की वजह से आपके गम्स कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपकी ग्राइंडिंग आदत पड़ रही है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। डॉक्टर मारिया, अनदर की कल्प्रिट आई सी इज़ द शुगर इनटेक। हम देख भी नहीं रहे कि बच्चे कितने कैंडीज, बिस्किट्स, कोला, फिजी ड्रिंक्स, ऑल ऑफ देम आर फुल ऑफ शुगर एंड दे रॉट योर टीथ। इसके बारे में थोड़ा हमारे पेरेंट्स को आगाही दें। See, the thing is, again, no education. Parents, mothers don't have time. वालिद क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, दादा दादी, it's a joint family system that we're living in. लोग आते हैं, spoil करते हैं, the mother has no control over the children. I don't stop my patients from eating anything. Right. कुछ भी खाएं, they can have sodas, they can have chocolates, they can have sweets. Quantity limit कर दें. The best thing to do, and is the cheapest option available, एक सिप पानी का पिला दें right after कुछ खिलाने के बाद। या उसको करने की, कुल्ली करने की आदत। चलो बच्चे छोटे हैं, कुल्ली नहीं होती है। सही। एक सिप पानी का पी लें, जब मुंह का pH न्यूट्रलाइज हो जाएगा
the acidity goes away. Acidity नहीं होगी, बैक्टीरिया का अटैक नहीं होगा, दांत खराब नहीं होंगे. Almost every 30-year old I know, यानी 30 साल तो मैं फिर भी बहुत अपर लिमिट कह रही हूँ, लोगों ने अपने रूट कनाल्स करवा ली हैं. कैविटीज को इग्नोर किया था जब तक वो रूट पे ना पहुँच गई और उसकी रूट कनाल बिल्कुल लाजमी ना हो गई. डॉक्टर मारिया, जो अभी हम बात कर रहे थे, एक मैंने बड़ा मिसलीडिंग ऐड देखा. मैं इसको मिसलीडिंग कहूँगी क्योंकि जितना मैंने पढ़ा, एंड यू विल क्लैरिफाई इट फॉर मी. लोगों ने वही बात कही कि अब मुझे कोई फिक्र नहीं है मेरा बच्चा, एंड दिस इज बीइंग सेड इन अ टेस्टिमोनियल ऑफ अ टूथपेस्ट ब्रांड, कि जी मुझे कोई फिक्र नहीं है बच्चा कितनी कैंडीज खाता है एज लॉन्ग एज कि उसने दांत ब्रश कर लिए. दांत ब्रश कितनी दफा? हाँ, right after you've eaten candy, right after you've ingested something sweet, दांत ब्रश नहीं कर सकते. Brushing is not an option at that time. Right. सुबह नाश्ते के बाद जरूर बच्चों को ब्रश करवाएं, रात को सोने से पहले जरूर कराएं. Repeated ingestion of especially sweet नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. Quantity has to be limited and the frequency has to be very limited. Absolutely. Once a day कोई भी snack once a day आप allow कर दें बच्चे को. उसमें वो जूस पीना चाहे, उसमें वो बिस्किट खाना चाहे, उसमें वो कैंडी खाना चाहे, make sure that he's rinsed his mouth or he's had some or she has had some water to drink right after they've ingested anything. बेसिक चीज़ अगर हम उस पर जाना चाहें, आपका बच्चा कैंडी, स्वीट्स, कुछ भी मीठा खाता है, उसके बाद उसको पानी ज़रूर पिलाएं, एक आध सिप ही ले ले ताकि आपका माउथ का जो pH लेवल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए. डॉक्टर मुदस्सिर, आई वांट टू मेक दिस अ रेगुलर सेगमेंट, क्योंकि मेरे जहन में इतने सारे सवालात आ रहे हैं, मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं कि आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग एटलीस्ट वंस अ वीक, वंस अ फोर्टनाइट मेरे शो पे आएँ और इसके बारे में आगे ही फैलाएं. एज अ कराची आइट, हमारा पेन पॉइंट इस कराची शहर में पान गुटखा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. एक्सट्रीम केसेस में येस इट बिकम्स माउथ कैंसर, अल्सर्स, निगलने में, स्वॉलो करने में मसले होंगे, लेकिन टू बिगिन विद एस्थेटिकली, यानी यंग लोगों की तरफ आप देखें और उनके दांत पीले हैं, काले हैं, मेरा पहला सवाल, इनके घर वाले इनको कुछ नहीं कहते? बिल्कुल सही कहा. एक चीज़ तो मैं उसमें कंटिन्यू करूँ, जो आपने कहा कि रूट कैनाल होती है हर 30 ईयर्स की एज पे हो रहा है. अब मैं ये बताऊं कि रूट कैनाल अब हर 30 ईयर्स पे नहीं है. आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो हम हॉस्पिटल में और क्लिनिक पे देखते हैं, 10 साल का बच्चा जिसमें फर्स्ट मोलर 6 ईयर्स के अंदर एरप्ट हो जाता है, वाओ, वो 8 से 9 साल की एज के अंदर ग्रॉसली केरियस कंडीशन के साथ आते हैं, और एवरेज एज 10 to 12 है रूट कैनाल की. बच्चों के अंदर इतना ज्यादा ये कैविटी 10 से 12 साल की उम्र में बच्चे का रूट कनाल हो रहा है, बिकॉज इमेजिन द स्टेट ऑफ डिके एंड कैविटीज. दूसरी बात आपने की कि ये जो पान गुटखा छा लिया और कलर चेंज हो गया माउथ का, स्मेल आ रही है, लोग घर वाले नहीं देखते, बिल्कुल देखते हैं. चूंकि जो सोसाइटी है हमारी, उसके अंदर जो मेल डोमिनेंसी की बात की जाती है, जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है, और वो वही चीज़ औरत कर ले तो वो उसके लिए एक बड़ी बात समझी जाती है. जी हाँ. तो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ देखी, ऑब्जर्व किया कि कैसे इन चीज़ों को कम किया जाए. प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें बता दी, तमाम नुकसानात बताए, मगर कोई हल नहीं हुआ. तो मुझसे बाकायदा पेशेंट्स ने, उनकी वाइफ ने पूछा कि कोई ऐसा सोल्यूशन जो हम कर सकें, अगर आप बता सकें. मैंने कहा ठीक है, मेरे माइंड में है ऐसी चीज़ें, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है. उनके सामने कि अगर ये पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो यही सेम ब्रांड और ये चीज़ें आप अपने पास मंगवा के रखें. जब ये शख्स घर पे आए, आप सिगरेट लेके बैठ जाए, आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको ये फील होगा कि यस, जो मैं कर रहा हूँ, तो मुझ में से जो स्मेल आती है, कल को मैं ये कर रही हूँ, मुझ में से ये स्मेल आएगी. यानी साइकोलॉजिकली जिसको मिररिंग कहते हैं, यानी अगले बंदे के बिल्कुल रवैयों को, आदतों को आप मिरर करने लगे, ताकि उसको पता तो चले कि ये है क्या चीज, कि सामने वाले को कैसा फील होता है. और 5 में से 3 लोगों ने हैबिट छोड़ दी. वाह. 5 में से 3 लोगों ने हैबिट छोड़ दी. कुछ 2 जरा डिफरेंट नेचर के लोग होते हैं, लेकिन अगर हैबिट छोड़ दी और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गई उसकी मिसेज, तो ये भी एक बड़ी बात है कि हाँ जी, उसको लगा कि नहीं वाकई ये कोई ऐसी बुरी चीज़ है, तो उसने. आप एस्थेटिकली देखें, आप यंग हैं, जवान हैं, और अचानक से आप मुस्कुराते हैं, विच इज़ सपोज टू बी योर बेस्ट फीचर, और आपके दांत एकदम काले पीले नीले नज़र आ रहे हैं. अच्छा डॉक्टर मारिया, एक सवाल आपके लिए भी आया था. इज़ इट वेरी कॉमन, यानी हम अक्सर समझते हैं, और आजकल बहुत सारे एड्स चल रहे हैं अबाउट सेंसिटिविटी, तो गम हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. ब्लीडिंग गम्स एंड सेंसिटिव जॉज एंड टीथ हैव बिकम वेरी कॉमन. इसके लिए कोई ख़ास वजह भी होती है? हमारे यहाँ स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है. Is the gum health related to stress? In some cases, but it's very rare. Okay. Mostly oral hygiene से related है and our dietary habits. हम लोग processed खाने की तरफ इतना चले गए हैं, organic food हम खाते नहीं हैं. We're not getting
our requirement of vitamins and minerals. Right, nutrients. That is one of the main factors which is causing gum diseases. Second to oral hygiene, obviously. West में you'll see wherever you go, 6 monthly dental visit is a must. Otherwise they cancel your insurance. Right. अगर हमारे यहाँ भी कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए, जी 6 मंथ एक चेकअप ही करा लें. स्केलिंग अगर 6 मंथ्स पे रेगुलरली सफाई जिसको बोलते हैं, मैकेनिकल सफाई जो हम करते हैं इन द क्लिनिक, अगर 6 मंथ पे रेगुलरली कराई जाए, एक पेशेंट के ऊपर 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे. बिल्कुल. एंड वी हैव सो मेनी डेंटल कॉलेजेस अराउंड. 100 150 बच्चा है जो 3rd ईयर में स्केलिंग शुरू कर देता है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अच्छा, मुझे एक और चीज, स्टार्ट गोइंग देयर एंड गेटिंग आवर स्केलिंग डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. चलो 6 महीने में नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम, साल में एक दफा चले जाएं. सही. स्केलिंग करा लें. Start at the age of 15 maybe. And 12 cognizant. मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ठीक है, आपके पास एक ऑप्टिकली डिस्कलरेशन आपके दांतों में आने में वक्त लगता है और दर्द होने में भी एट टाइम्स लगता है. अल्लाह मियां ने हीलिंग पावर आपको दी है कि पहले दिन आपको कैविटी हुई तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन भी कॉन्शियस ऑफ योर स्मेल. यानी आपके अगर मुंह से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कोई आपको ये फीडबैक दे रहा है, यानी या तो आप अपना ब्रशिंग को रेगुलर करें, माउथ वॉश को इंट्रोड्यूस करें, कुछ नहीं तो इलायची रख लें भाई, एक सिंपल सी इलायची रख लें एंड बिकम कॉग्निजेंट टू द फैक्ट. एक सवाल आपके लिए आया डॉक्टर मारिया. इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट और अचानक से उसकी गम से ब्लीडिंग होती है, शुड शी बी कंसर्न्ड? नहीं, just go to your dentist. Okay. They'll prescribe you with a medicated mouthwash that controls the bleeding, which is safe in pregnancy for the baby and the mother. Yeah. They'll prescribe you with a toothpaste, again safe for the baby and the mother. Get your scaling done. ठीक है. ब्लीडिंग का अगेन वही, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सेकेंडली, तबीयत इतनी ख़राब हो रही होती हैं, वी डोंट यूजुअली टेक केयर ऑफ आवर ओरल हाइजीन. दीज टू थिंग्स दे टेक और यही चीज़ अगर हम बुजुर्गों की बात करें जो हो सकता है कोई ब्लड थिनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई चीज़, उनके लिए कंसर्न होना चाहिए हमें. डेफिनेटली. अगर ब्लड थिनर्स के ऊपर है और अगर ब्लीडिंग हो रही है, देखिए नॉर्मल हेल्थी गम्स वोंट ब्लीड आउट फॉर नो रीजन. राइट. There has to be an underlying cause. कोई disease होगी तो blood thinners bleeding कराएंगे. बिल्कुल. Because see, if I'm taking a blood thinner and I'm sitting here, I won't just start bleeding for no reason unless I have a cut. ठीक है. या कोई infection है. एक आखिरी सवाल. का भी same thing. बिल्कुल. Thank you so much for clarifying that, डॉक्टर मुदासिर. वक्त कम, एक आखिरी सवाल. बड़ी रेगुलर occurrences हो रही है. Is it because of the processed food or whatever? लेकिन mouth ulcers, मुंह में छाले पड़ना लोगों के लिए बड़ा कॉमन हो गया, और ये वो लोग हैं जो बेचारे ना स्मोकिंग कर रहे हैं ना पान गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं. अब इसके लिए भी हमने कई सारे घरेलू टोटके बना लिए. कोई कहता है खोपरा, पिसावा खोपरा रख लो, कोई कुछ कहता है. ये क्यों होते हैं और सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज माउथ अल्सर्स के हवाले से आपने कहा कि ना कोई हैबिट है, पान गुटखा छालिया कुछ भी नहीं खा रहे, लेकिन माउथ अल्सर्स हो रहे हैं. उसका एक तो डाइट मीन्स आप जो फूड ले रहे हैं वो कितना स्पाइसी है. आई मीन वो गरम मसाले, हैवी फूड ले लिया, खा लिया, मिर्चें एक्सेसिव, इनसे छाले हो जाते हैं. दूसरी बात, उसी में आ जाए, आपने वो कर लिया, करने के बाद सेम टाइम पे उसकी ओरल हाइजीन भी ठीक नहीं है, ना वो ओरल हाइजीन को मेंटेन रख रहा है. अब ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, गम्स खराब हैं, उसकी वजह कर भी अल्सर होंगे. ठीक है. कोई भी खाया खाना, उसमें कोई ऐसी चीज खा रहा है जिसमें कोई बोन पीस आ गया या हार्ड की चीज हो गई, वो उससे कट लग गया अगर उसको, या वो पिंच हो गया वहां पर, तो वो अल्सर कॉज करेगा. और अल्सर नॉर्मली 3 to 7 डेज में सेल्फ हील हो जाता है, या आप उसके लिए जेल या माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदासिर एंड डॉक्टर मारिया. इट वाज ह्यूजली बेनिफिशियल टू हैव यू गाइस हियर. और अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वी शुड हैव दिस एज अ नेशनल कॉज. यू नो, दिस इज सर्विस टू द नेशन के हम वंस अ वीक या फोर्टनाइटली इस तरह के इशूज आपके लिए उठाएं. अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. ओरल हाइजीन के बाद अब जरा बात करते हैं लैंड इंक्रोचमेंट की और उसकी वजह से क्रिएट होने वाली एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की, जिसमें हर एक का एक अपना सियासी बयान और एक राय तो है, लेकिन उससे जो आम आदमी तकलीफ है वो कम नहीं हो रही. पता नहीं क्या होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं, लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करके वहाँ पर या तो कारोबार सेटअप करते हैं या अपना छोटा सा आशियाना बनाते हैं. देन सडनली एक ऑर्डर
पास किया जाता है जिसमें पता ये चलता है कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंक्रोच्ड है या एक ऐसी ज़मीन पर बना है जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करता है। हाल ही में हमने ये देखा मून गार्डन के हवाले से भी, कराची में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें रहायशी मुकीम है और अब सडनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, अरबों की मालियत की ज़मीन थी जिसको करोड़ों में बेचा गया, लेकिन पता नहीं हमारी इंतज़ामिया अथॉरिटीज़ कहाँ सोए हुए थे कि जब ये लोग आके वहाँ पे बस गए, जब इनकी अपनी हक हलाल की कमाई से उन्होंने घर खरीद लिए, अब अचानक से इसको डिमोलिश करने की बात की जा रही है। इसमें आपको दो राय पाई जाती है। इसमें वो लोग भी हैं जो एहतसाब के अमल को, जो कि शफाफियत से, बेशक संगदली से आगे क्यों ना बढ़े, लेकिन शफाफ है या उस पर सुनवाई हो रही है, इस बात पे बहुत खुश हैं। लेकिन थोड़ा सा दर्द उन लोगों का भी रखना चाहिए जिनका ये जरिया माश है या जिनका ये घराना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके हवाले से एक रिपोर्ट एंड देन वी विल टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। कार्रवाई कौन करेगा? आप कॉल एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे कि लोगों का इस वक्त क्या शदीद रद्द अमल है और यकीनन अगर अचानक से आपके सामने भी बुलडोज़र्स हों जो आपके घर को गिरा रहे हों और आपने मेहनत से तिनका तिनका करके अगर उस घर को बनाया है तो यकीनन इस वक्त इनके दिलों पे क्या गुजर रही है, रातों रात इनके सरों पे से अगर छत हटाई जा रही है, सो दिस इज़ डेफिनेटली एक लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जी, इसमें किस तरह ये मामला कानूनी चाराजोई किस तरह आगे बढ़ी, इस बात पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अहमद साहब। आपका ताल्लुक ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, आप एक लॉयर भी हैं, टैक्स कंसल्टेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले बतौर एक लॉयर के, आप जो कानूनी चाराजोई है, क्योंकि आम तौर पे एक आम आदमी को समझ नहीं आता कि उसकी सुनवाई कहाँ पे हो, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या इन रिहायशियों को जिनको बेघर किया जा रहा है, इन प्रोजेक्ट्स को मस्मार किया जा रहा है, इनको कोई कॉम्पनसेशन दी जा रही है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा सिद्रा, ये कॉम्पनसेशन तो कोई अभी तक नहीं मिली और ना मिलती भी कोई नज़र आई है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले एक ऑर्डर पास हुआ था जो 8 महीने पहले जो इंक्रोच किया था इन्होंने, जो लोगों को फुटपाथ्स जो उन्होंने चेंज किए थे, गवर्नमेंट का ही ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उसमें जो है आप देखें किसी लोगों को बेरोजगार किया, उस ऑर्डर को भी नॉट मिक्स द टू। देखें, सबसे पहली बात ये कि फुटपाथ पे आप ठेला लगा रहे हैं, चले वहां तक भी समझ आता है, हॉकर्स है, आपने वहां पे एक बकायदा कमरा बना लिया है। जब एम्प्रेस मार्केट के अंदर ये इदारे गए हैं, आपको 3 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग्स मिली हैं अंदर, तो वो तो इंक्रोचमेंट थी। देखिए वहां पे आपको पता नहीं था, आपने अपना कारोबार बढ़ाते चले गए, थोड़े पैसे आए, आपने उस चीज को पक्का कर लिया। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज द टू। यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिनको अनाउंस किया जाता है, जिसके लिए बकायदा कहते हैं कि जी किस्तें दीजिए, इतनी किस्तों में आपका घर बन जाएगा, बिल्डिंग अथॉरिटीज इसको अप्रूव करती हैं, आर्किटेक्ट्स देख के जाते हैं। सवाल यह है कि उनमें से किसी को सजा नहीं मिल रही है, सजा उस शख्स को मिल रही है जिसका घर है उस बिल्डिंग में। मेरी नज़र में अगर आप देखें ना, तो मैं इस कानून को कहूँगा कि ये मतलब इस ऑर्डर को कहूँगा ये पोलियो ज़्यादा ऑर्डर है, इसको टीके लगने चाहिए पोलियो के, क्योंकि देखें ये लोग जाएंगे कहाँ। मैंने आपसे बात कर रहा था, आपने वो बात का बीच में ब्रेक कर दी। असल में ये दोनों जो ऑर्डर पास हुए हैं, ये जितने भी ऑर्डर्स पास होते हैं वो आइन की रोशनी में होते हैं। सही। और हमारे यहाँ एक क्लियर चीज़ है आइन में, आर्टिकल 9, बुनियादी हुकूक लोगों के जो हैं वो दिए जाएंगे, लिए नहीं जाएंगे, छीने नहीं जाएंगे। वहाँ पे इवोक कर दिया जिसने भी मतलब जो भी ऑर्डर पास किया गया ये, उसमें ये बुनियादी हुकूक छीन लिए गए हैं। रोज़गार और बुनियादी हुकूक में क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, जो भुट्टो साहब का नारा भी था। अब मकान आप जो बन गए, लोगों ने अपनी तिनका, जैसे आपने बोला तिनका जोड़ के लोगों ने अपनी यहाँ तक लेके आए और घर बना लिया। अगर मेरे घर की भी अगर कोई एक ईंट टूटती है, कोई एक नलका खराब हो जाता है, कोई तोड़ देता है कुछ भी, तो मुझे एकदम तकलीफ होती है। तो पूरे घर तोड़ है सर आंखों पे। आप मुझे ये इस वक्त रिहायशी जिनका घर तोड़ा जा रहा है, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, एहतजाज हो रहा है, आमने सामने हैं लोग, ये जाएंगे कहाँ? इनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? इन लोगों को और इनके जो लॉयर्स हैं, इनके पास एक और भी फोरम है जो है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रोका जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है, और ये बिल्कुल और है भी। आप देखें ना, जो बिल्डर्स बेच के गए, बिल्डर्स जो बेच के गए उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने इनवाइट नहीं किया, ना बुलाया। है कौन आपकी नॉलेज में? सारे बिल्डर्स हैं। नहीं, ये बिल्डर, ये मून गार्डन की अगर मैं बात करूं, ये तो किसका बिल्डिंग प्रोजेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट आज अगर अभी आधे घंटे में चाहे तो वो बिल्डर भी यहाँ पे मौजूद होगा। बिल्डर को घसीट के लेके आया जा सकता है, लेकिन आपने बिल्डर को इन्वॉल्व ही नहीं किया। और कौन सेक्रेटरी थे जिस वक्त ये रेलवे की जमीन, अगर दूसरे रेलवे की जमीन बेची गई है, और फिर
सेक्रेटरीज के ऑर्डर से हुई होगी। अच्छा, आपने थोड़े दिन पहले देखा था ये दूसरी एक और रेलवे सोसाइटी यहाँ पे डिमोलिश की गई थी, तो मैं वहाँ पे लिटरली खुद गया हूँ और मेरे कुछ तंजीमी साथी थे, वो भी साथ में गए थे जी। तो एक फैमिली को मैंने वहाँ पे देखा है, वो जो है वो साहब उनका घर तोड़ दिया था, उनके पास सर्टिफिकेट की कॉपी थी, बोले ओरिजिनल हमसे वो लेके चले गए गवर्नर हाउस में कि हम इसके अल्टरनेटिव हम आपको दूसरी जगह पे आपके पास डॉक्यूमेंट। इस पे वापस आऊंगी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया, बड़ा तकलीफ दह सा टॉपिक है आज, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम करना चाहूँ। आई एम टोटली एग्री विद हिम। देखिए सिद्रा, बात ये कि ये क्या नाम, फिजा शकील ने बहुत सारे प्रोग्राम इस पे किए थे और मैंने काफी इसको बहुत गौर से देखा था, पहली दफा भी मामला शुरू हुआ था। अब आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे, ये जो रेलवे का ट्रैक है ना सर्कुलर, ये 1960 का ट्रैक है। ये कराची की ज्योग्राफी की टोटल चेंज हो चुकी है। अब यहाँ के फाटक जो लगने हैं वो उस तरह नहीं। अब आपको मैं बताऊं, इसकी नव जो थी, एक थी नाजमाबाद में जो ब्रिज 7 नंबर का जो ग्रीन बस के चक्कर में तोड़ दिया, अब उसके नीचे से रेलवे लाइन गुजर रही है। मेरी तो दरखास्त है मौजूद जज साहब से, जरा ये निकले और शहर का सर्वे करें कि इज इट पॉसिबल कि आप चंद महीनों में उसको बहाल करने मुमकिन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि मुझे खुद भी इस देखें, आज हम किसी को तकलीफ में देखते ना तो हमें ये एहसास होता है कि मतलब उनकी हम घर में रह रहे हैं, हमारे घर में छत है, और उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने पैसे देके उनके में एनओसी मौजूद है। मैं आपको बताऊं, पूरा 13D के अंदर बहुत सारे मकान ऐसे हैं, जैसे बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, उन्होंने उनके पास डॉक्यूमेंटेड। और लेकिन इस पर हमारा मौकफ में थोड़ी देखें, हमें क्लैरिटी चाहिए। हम जब लोगों को कहते हैं फलाने यानी सियासतदानों को, कुछ लीडर्स का नाम हम लेके कहते हैं कि जो मुल्क की दौलत लूट कर ले गए, हम भी उसी जमरे में आते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम या तो पता करें, लेकिन चलें ठीक है आगे। मैं आपको बताऊं प्लीज, मैं इस बारे में जरूर, देखिए अब मैं से जिस शोरूम पे मैं बैठता हूँ ना, जो मेरे शोरूम है गाड़ियों का, वहां फ्लैट वो हमने उनसे जब खरीदा था, जो हमारे ऑनर्स ने, तो उसके अंदर जो नक्शा दिखाया गया था बिल्कुल यही था जो हमने देखा। अब जब हमें नोटिस सर्वे, हमने अंदर जाके देखा, उन्होंने अंदर कुछ और नक्शा पेश किया हुआ है, वो गैरेज का यानी पार्किंग का है, हमें उन्होंने दुकानों का दिखाया। तो ये तो आप इन डिपार्टमेंट की ना, इतने अगर आपने लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, इस तरह की प्रैक्टिस रोकनी है, जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया यहाँ मौजूद होने के लिए। सिर्फ मुझे ये बताएगा, कॉम्पनसेशन आपने कहा अभी तक मिलने के कोई आसार नहीं है फरहान भाई? जो एक्चुअल सेक्रेटरीज हैं, बिल्डर्स हैं, जिनकी वजह से ये सूरत हाल हुई है, क्या वो भाग गए हैं? उनको हम नहीं पकड़ सकते? बिल्कुल वो भाग गए हैं, और जो यहाँ पर हैं उनको पकड़ा ही नहीं जा रहा। मतलब जो अभी और इन सीट्स पे बैठे हुए हैं, उनसे आप ये सवाल कर रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया, वो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता, ये तो पहले वाले करके चले गए, रिटायर हो गए वो तो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट की जबान में इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है, वहां पे कोई भी जिम्मेदार अगर बैठा हो, उसका भी तो एक लाए अमल था, उसके लिए ऊपर भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसकी बुनियादों पर वो फैसले ले रहा था। तो ये कह उचका देना कि जी हमसे पहले वाले ने किया, हमें नहीं पता, दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई यहाँ पे मौजूद होने का। वक्त हमारे पास कम था, लेकिन जो एक्चुअल जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, वील बी राइट बैक। तो ही वो एक जो बंदी आ रही है उसको सपोर्ट कर सकेगा। इसके दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा से भी है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड, बट अगर इकोनॉमिकली देखें तो थोड़ा सा मसला रहेगा। 18 एज में शादी करना मतलब कि कोई सही बात नहीं है एक तरह से, कि आपके पास तालीम की भी कमी, आप डिपेंडेड हो अपने पेरेंट्स पे, इंडिपेंडेंट भी नहीं हो, फाइनेंशियल इशू का भी आपको सामना करना पड़ता है, आगे बहुत सारे इशू होते हैं, फिर आपके आने वाली नस्लों को भी सामना करना पड़ता है वो इशू, तो यहीं से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कम उम्र में जो लड़की और लड़का शादी करते हैं ना, सही नहीं है। कम उम्र में शादी करना अच्छी बात, माँ बाप के कहने पे बंदा शादी करे। एक नई ट्रेडिशन बन चुकी है। अगर इसमें ये मैटर करता है कि फाइनेंशियली अगर उसको एज ए पेरेंट अगर उसको हैंडल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्या इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कर सकते हो शादी में, अगर आप समझो कि आप स्टेबल हो और आप जिम्मेदारी ले सकते हो किसी और की भी, और किसी और आने वाले की भी जिम्मेदारी ले सकते हो जो शादी के बाद आएगा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा, तो आई थिंक कर सकते हो आप शादी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से या और किसी मामले की वजह से जो लोग गलत रूट इख्तियार कर रहे हैं, इससे बेहतर यह है कि हलाल रिश्ता अपना लिया जाए, ताकि घर वालों की भी इज्जत होती है और उसकी अपनी भी इज्जत लेती है और लड़की की भी इज्जत रहती है। अपने बच्चों को ये इख्तियार देना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का फैसला इस हिसाब से अपना कर सके, क्योंकि ज़िंदगी उसको गुजारनी है।
जी जनाब, जिंदगी उसने गुजारनी है, लेकिन 17-18 साल का बच्चा अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ये कहता है कि जी मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, तो 100 दफ़ा उसको घर वाले रोकते हैं या कोई और ख्वाहिश का इजहार कर ले। हमारे माशरे में तो वो अगर ये भी अगर कह दे कि जी अम्मा मुझे डॉक्टरी नहीं पढ़नी, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, ये भी आप उसको इजाज़त नहीं देते। लेकिन 18 साल के एक नौजवान से ये तवक्को की जाती है कि अगर वो शादी का फैसला कर रहा है या शादी पे इसरार कर रहा है, कोई बात नहीं जी, उसकी अपनी ज़िंदगी वो निभा लेगा। आई थिंक दैट इज़ बैड पेरेंटिंग। लेकिन आते हैं ज़रा इस इशू पे और अपने पैनल से भी बात करते हैं। अली, आई वांट टू ड्रॉप ऑन योर एक्सपीरियंस। या 18-19 नहीं, यू वर 23 व्हेन यू गॉट मैरिड। क्या वजह बनी थी शादी के ऊपर हामी भरने की और उसको कबूल कर लेने की कि घर वालों ने कहा और तुमने कर ली, या खुद तुम्हारी ख्वाहिश थी? ओके, सो अभी मैंने देखा ये लोग काफ़ी लोग शेयर कर रहे थे, ज़्यादा यही बोल रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल इज़ नॉट द ओनली स्टेबिलिटी। 3-4 ज़िंदगी के और बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज, सोशल होता है, इमोशनल होता है और मेंटल होता है। इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। शुरू में वो एक्साइटमेंट के लिए हमारा एक माशरा है कि जी शादी करवा दो, ठीक है, शादी, मेरे साथ भी ये थे जी शादी कर लो, एक इवेंट है, वेडिंग है। घर वालों को मैं इकलौता बड़ा बेटा था कि उनको वो एक फन चाहिए था, शादी हो गई। तुमने प्रेशर में आके हाँ किया था या तुम खुद भी तैयार? नहीं, मैं बिल्कुल, आई वाज वेरी कंफर्टेबल। मैं उससे मिला, वी मेट, हाँ पसंद की, हम लोग बाहर गए, मुलाकात हुई, दोनों ने पसंद किया। ऐसा कोई नहीं था, वो भी खुश, मैं भी खुश। मैं 23 था, वो 21 थी, ठीक है। सो वी वर रियली एक्साइटेड अबाउट द आइडिया कि शादी। अब शादी तो हो गई, उसके बाद जो है मैं कहता हूँ कि सफरिंग शुरू होती है। सही ना, क्योंकि देखना सबसे पहले तो आपकी हर चीज़ शेयर होना शुरू हो जाती है। एक पूरा इंडिविजुअल आपके साथ आ जाता है, अपना जो भी, देखिए हर किसी का एक इमोशनल बैगेज होता है जो वो लेके आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके अपने ख्वाब होंगे, एक ओरिएंटेशन थी, जिंदगी से तवक्कुआत थी। तुम कितने तैयार थे अपनी जिंदगी को एट द एज ऑफ 23 किसी के साथ शेयर करने के लिए? रियलिस्टिकली अगर मैं आज की अपनी सोच देखूं तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए शादी वाज जस्ट, हाँ जी शादी है, हाँ। उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो मेरे पेरेंट्स, उनका ऑब्वियसली वाज गुड फेथ कि नहीं बच्चे की शादी हो जाए, वी आर देयर, फाइनेंशियली हम सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मैं स्टेबल ही नहीं था अंदर से, मेंटली आई वाज़न्ट कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ आनी है। फिर वो एक्साइटमेंट में अगले साल मेरा बेटा हो गया, माशाल्लाह इज 14 ईयर्स ओल्ड नाउ। लेकिन ये है कि स्ट्रगल्स रही है कि मैं अपने आप को उस वक्त संभाल नहीं सक रहा था। मेरी अच्छा, we'll come back to this story more, और इसकी मजीद हम गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि इश्यूज क्या क्या थे। अभी आप जिन कपल्स को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनके लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन दे आर प्रोबेबली सीइंग द शादी एज अ वेडिंग। एक रिसेप्शन है जिसमें सब ड्रेसअप हुए हैं, गाना चला है, फूल हैं, खुशबू है, बड़ा खूबसूरत इवेंट है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अक्सर नोटिस की है अनम, के बोर्डिंग स्कूल के तौर पे भी पेरेंट्स की ट्रीटमेंट होती है, जहां वो समझते हैं कि लड़का आने वाली सुधार लेगी, उसकी जिम्मेदारी है, इसकी शादी कर दो। ये भी होता है लड़के के केस में? होता है, और ये तो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है कि हमारे यहाँ अमूमन, माजरत के साथ, पहले भी मैं शो पे बात बता चुकी हूँ, लड़कों की शादियां होती ही इसीलिए हैं कि आने वाली जो है वो सुधार लेगी, या बाज़ औक़ात लड़के ये कहते हैं कि जी मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, इसको तो बिल्कुल मोल्ड कर लेंगे हम अपने हिसाब से। मतलब ये टोटल, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ है। ये सोचने वाली बात है कि इतने साल एक बच्चे ने अपने घर में गुजारे हैं, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके घर वालों को पता है, एक नए आने वाले से हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं ज़रूर रेस करूँगी, सोशल मीडिया पे हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर हर वो चीज़ शेयर हो रही है जो शेयर नहीं होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि हम सबको पता है कि दीनी हिसाब से, शरई हिसाब से सिर्फ शादी ही एक अहम मसला नहीं है, एक अहम मौजू नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत एक हमें अपनी सोच में वुसअत लानी चाहिए। लेकिन कम टू दैट, आई वांट टू कम टू डॉक्टर ताहिरा। डॉक्टर ताहिरा, जिस तरह लड़के के बारे में कहा कि उसको सुधार लेगी, आने वाली जिम्मेदारी ले लेगी, बिल्कुल इसी तरह लड़की की कई ख्वाहिशात के ऊपर ये कदगन लगाई जाती है। आज भी हमारे माशरे में 90% ऐसे घराने होंगे, अगर लड़की जी ख्वाहिश जाहिर करे कि मुझे अकेले सैर करने के लिए दुनिया के किसी में, तो उसको कहा जाएगा नहीं, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे साथ तुम्हारा महरम होगा, तुम्हारा प्रोटेक्टर होगा, एंड यू कैन डू दैट। इसी तरह अगर बाहर तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर करती है तो कहते हैं निकाह कर लो, शादी कर लो, हस्बैंड के साथ चले जाओ। क्या आपको लगता है कि बहुत सारी टीनेज मैरिजेस, यंग मैरिजेस इस वजह से भी होती हैं कि लड़की की कई ख्वाहिशों को आप समाजी तौर पे समझते हुए नहीं, आप कहते हैं कि ये पहले फ़र्ज से हम सुबुकदोश हों और उसके बाद वो जो चाहे करें? मैं इससे डिसएग्री नहीं करूँगी। एक वजह ये भी है, उसके अलावा जहाँ हम बात कर रहे हैं, अब इसकी बहुत अहम, अब दोबारा से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इसको
डिफेंड करने के लिए जो एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया जाता है वो ये होता है कि जी माशरे में बेहतरी आएगी, जो बुराइयां आ रही हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं। बहुत सारे वालिदैन बच्चों को ये भी समझाते हैं कि हम तुम्हारी शादी इसलिए जल्दी करना चाहते हैं ताकि तुम दूसरी बुराइयों से बच जाओ, दूर रहो। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अगेन यहाँ समझने की जरूरत ये है कि आपने उसको बुराइयों से बचाने के लिए उसकी अच्छी तरबियत करेंगे तो ये ज्यादा मौसर होगा, जल्दी शादी मौसर नहीं होगी। जहाँ आप ये बात करिए कि हमने बहुत सारी चीजें शादी से अटैच कर दी हैं, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि हमारे माशरे में ये चीजें सिर्फ लड़की के लिए नहीं होती, इवन लड़के को भी बहुत सारे कामों के लिए कहा जाता है कि ये तुम शादी के बाद करना, ये तुम शादी के बाद करना। तो ये भी एक फैक्टर है कि उन दोनों को लगता है कि ठीक है शादी कर लेते हैं तो फिर जो हमारी वो चीजें हैं ना जो फ्रीडम हमें चाहिए वो मिल जाएगी। हाँ, उसको हम फिर यूज कर सकते हैं। वो ऐसा लगता है कि वो लॉकर है जिसकी चाबी जो है वो शादी है, तो उनको लगता है कि वो खुल जाएगा, यानी निकाह के बाद गिफ्ट में उसकी चाबी दी जाएगी। हाँ, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि वो चाबी नहीं मिलती, चाबी नहीं मिलती। जितने देखने वाले हैं ना उनको ये बताना हम चाहेंगे कि ये धोखा है, आप शादी कर भी लेंगे, हाँ जी कबूले 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 भी कहेंगे, तभी आपको सुननी पड़ेगी सारों की। और उसमें ऐसा नहीं होता कि सामने वाले बुरा हो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर अली इससे भी मेरा ख्याल है इससे एग्री करेंगे, सेपरेशन या डिवोर्स की वजह कभी भी ये नहीं होती कि दोनों बुरे थे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में अपनी लाइफ में देखा है कि दो बहुत अच्छे लोग बड़ा बुरा कपल साबित होते हैं और वो साथ नहीं रह सकते। इंडिविजुअली दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। सो जब आप टीनेज होते हैं तो सबसे ज्यादा एक जो साइकोलॉजिकल रिस्क है वो ये है कि आप अभी मैच्योर नहीं हुए। अच्छा, इस पे मैं ड्रॉ करना चाहूंगी डॉक्टर तायरा, एक कॉलर भी है, आई विल टेक इट अप फ्रॉम हियर, लेकिन मैच्योरिटी का ये हाल है कि आप अगर किसी टीनेजर को कपड़े की शॉपिंग कराने के लिए लेके जाते हैं तब भी वहां पे खड़ी माँ कह रही है तो तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हें पसंद आ रहा है लेकिन ये तुम पे अच्छा नहीं लगेगा और XYZ रीजंस बता देगी। लेकिन इसी टीनेजर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यह ज़वाजी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को निभाए भी, अगले का मूड खराब है तो उसको समझ आए, अपना गुस्सा है तो उसको हैंडल करना आए। आई थिंक दैट इज टू मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीनेजर। हमारे कॉलर क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गुलनवर बोल रहा हूँ डेरागंज गांव से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर लड़का और लड़की दोनों स्टेबल है, मतलब मैच्योर है दिमागी तौर पर और माली तौर पर भी मुस्तकिल है, जी, तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, तो हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में कोई बच्ची हो और उसके लिए एक 17-18 साल के नौजवान का रिश्ता आए जो कि यकीनन खुद कुछ नहीं कमा रहा होगा, उसके हो सकता है फैमिली के पास पैसा हो, क्या आप अपनी बेटी, अपने घर की बच्ची उसके साथ शादी करेंगे उसकी? देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया था ना, वो 17 साल का था और वो सिपा सलार था जी, लाखों की फौज का जी। अगर ये बात होती हम कहते वो 17 साल का बच्चा था, वो फौज की कैसे कमान कर सकता है? सही। आपके घर में कोई 17 साल का बच्चा है सर? जी बिल्कुल है, मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही है। जी जी जी। तो आप उसको तमाम चीजों के बारे में आप समझते हैं कि वो अपना फैसला करने में खुद मुख्तार है, कर सकती है? देखो, अब आईने पाकिस्तान भी कहता है लड़की 16 साल की हो और लड़का जो है 18 साल का हो, तो इनकी शादी जो है। नहीं, शादी तो शादी के मामले से हटकर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप समझते हैं कि वो अपने हर फैसले में खुद मुख्तार है, आपसे सलाह मशवरे किए बगैर अगर कोई भी फैसला करेगी वो सही होगा? जो बच्चे मेरे 10वीं में पढ़ रही है, माशाल्लाह आकल बालिग है, लेकिन फिर भी वालिदैन की रहनुमाई तो उसके लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पे हमारे थे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जब हम समझते हैं कि एक 17-18 साल का बच्चा 10वीं जमात में है, इंटर में है, उसको रहनुमाई की ज़रूरत है, तो फिर क्या वो तैयार है अज़दवाजी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के लिए? ये हमारा सवाल है। हम यहाँ पे बायोलॉजिकली तैयार होने की बात नहीं कर रहे, फाइनेंशियली तैयार होने की बात नहीं कर रहे, हम मेंटल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो सदियों से होता चला आया है उसकी बात नहीं कर रहे। आज के ज़माने में 2020 में क्या एक टीनेजर से ये एक्सपेक्ट करना सही है या नहीं? इस पे बात करते हैं जी मजीद एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उम्र भर का रिश्ता होता है जी, उम्मीद यही की जाती है कि एक हैप्पीली मैरिड कपल शुड स्टे फॉर एवर, लेकिन आजकल ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि इवन जो थोड़ी सी मैच्योर एज में शादियां लोग करते हैं उनमें भी डिवोर्सेस हो रही हैं। और टीन एज मैरिजेस का हम शायद इस हकीकत से ना आशना हैं या उसको देखकर अनदेखा करते हैं कि उसमें भी डिवोर्स रेट्स बहुत हाई हैं। नाउ आई डोंट वांट टू बी ओपिनियनेटेड, मैं ये नहीं कह रही कि टीन एज मैरिजेस गलत हैं, लेकिन किसी भी अगर रिश्ता जो आपके पास आए, क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद की, जो भी लड़का या लड़की आपके घर में है, उसकी वेलबींग, उसका सिक्योर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक 17-18 साल के बच्चे पे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये जिम्मेदारी डाल दी जाए, फिर उनसे एक्सपेक्ट किया जाए दैट दे कैरी इट फॉरवर्ड फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके कुछ पहलुओं को यहाँ पे उजागर करना बहुत ज़रूरी है। अली, स्पेशली अगर एक अट्रैक्शन की बात की जाए, कपल है, अज़दवाजी ज़िंदगी साथ गुजार रहा है, इतनी यंग एज में जब शादी होती है, एंड बिकॉज यू वर इन अ मैरिज फॉर 7-8 ईयर्स, 8 साल के बाद वही लेवल ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ रहता है, वही मोहब्बत, वही रोमांस जो अभी हमें इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है? देखिए, शुरू में जब हम एक टीनेज लाइफ अगर देखें और एक थोड़ी सी उससे ग्रोन अप लाइफ देखें, लेट्स सपोज 19-20 को आप 27-28 से कंपेयर करें तो सोच बदल जाती है हर इंसान की। विद टाइम वो मेंटली और इमोशनली मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जो 21 और 22 में जो मेरी प्रेफरेंसेस थी वो 27-28 में नहीं थी, चेंज हो गई थी, क्योंकि उसके टाइम पे मैंने काफ़ी चीज़ें, मैं इमोशनली और मेंटली मैच्योर हुआ हूं, तो फिर ऑब्वियसली वो एक जो इतना खूबसूरत रिलेशन है वो खराब हो जाता है। Does that bring the couple closer, या आपको लगने लगता है कि आपसी डिफरेंसेस भी आते हैं इसमें? देखिए, जब आप इमोशनली इनस्टेबल होते हैं तो आपकी बॉन्डिंग ही नहीं होती है। हाँ। सही ना। और जब आपकी वो, क्योंकि शादी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, उसको इमोशनल बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और टीनेज उसमें जब अब नहीं हो, 19-20 में नहीं हो सकते इमोशनली मैच्योर, मैंने अब कम से कम नहीं देखा अभी तक कोई। तो जब वो बॉन्डिंग ही नहीं हो रही, वो सिर्फ वो एक है कि वो आप बस फन के लिए जी घूम रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, दैट्स नॉट इमोशनल बॉन्डिंग। लेकिन फिर अब जैसे जैसे ग्रो होने लगते हैं, तो जब इमोशनल बॉन्डिंग का टाइम आता है, आपका वो कनेक्शन ही नहीं बना हुआ होता है, देन यू स्ट्रगल विद थिंग्स। डॉक्टर ताहिरा, डिजायरेबिलिटी एंड अट्रैक्शन, यानी कपल अगर टीन एज में साथ है, उस वक्त तो जिस तरह हमने कहा एडोलेसेंस भी है, हार्मोन्स भी हैं, एक सोशल प्रेशर भी है, लेकिन 10 साल फास्ट फॉरवर्ड 15 साल, वही लेवल ऑफ अट्रैक्शन, डिजायरेबिलिटी रहेगा आपके प्रैक्टिस? आप जैसे टाइम के साथ मैच्योर होते हैं, ये साइकोलॉजिकली भी है, बायोलॉजिकली भी होता है। जैसे आप टाइम के साथ मैच्योर होते हैं, जैसे अली ने कहा कि आपकी प्रेफरेंसेस बदल जाता है। जब यही अगर हम 20s की बात करें ना, उनका भी बदलता है, 20s 30s 40s में भी फर्क आता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम आता है। जब आप टीनेज से मैच्योरिटी में जाते हैं तो एक बहुत ही ड्रास्टिक सा चेंज भी आपकी पर्सनैलिटी में आ सकता है। मैरिज के कंपोनेंट्स होते हैं, हर चीज के होता है। मैरिज के कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल होता है, इमोशनल होता है और फिजिकल होता है। जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को टैली करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि टीनेज मैरिजेस के अंदर तीनों या तो एब्सेंस होती है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उस वक्त, या फिर ये कि जो उस वक्त जिस लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है 5 साल 10 साल बाद वो आपको लगता है कि बिल्कुल ही बदल गए। टीनेज बच्चा है, लड़का या लड़की है, तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं अपने वालिदैन के ऊपर, लड़की के या लड़के के। What about feelings of jealousy, anger, possessiveness? आप देखें कि उस जमाने में तो आपको अपनी पसंद का कोई आर्टिस्ट है या गाना आपकी पसंद का बहन भाइयों से लड़ जाते कि नहीं ये मेरा फेवरेट है। तो what happens? जो वही अगर हम 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जो इमोशनल कनेक्शन भी है वो एक टीनेज लड़के लड़की का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसकी सारी ओनरशिप ये है कि वो सामने वाले के बारे में बड़ा पॉजेसिव है, तुम इससे बात ना करना, उसने तुम्हें क्यों देखा, तुमने उसे क्यों देखा, मुझे अपना पार्टनर दो। मैंने लड़की भी ये कर रही होती है और लड़का भी ये कर रहा है। हम यहाँ पार्टनर्स डिस्कस कर रहे हैं तो विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों ये करता है। हाँ। यही अगर आप 30 साल का लड़का लड़की देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट मोबाइल से ज्यादा, नाउ दे नो कि अगर मैं सामने वाले को ऑन करता हूँ या ये बंदा मुझसे लॉयल है तो मुझे इसका फोन चेक करने की जरूरत है। आपकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। एग्जैक्टली, आप प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अंदाजा होता है, सामने वाले को भी पता होता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, आपको बाउंड्रीज पता होती है। डॉक्टर ताहिरा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड और इसको रीइटरेट करना चाहेंगे कि आप लड़कपन में आपका सेंस ऑफ एंगर, सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, जेलसी, एंगर, ये बहुत पीक पे होता है। आप अगले बंदे को स्पेस देने की पोजीशन में नहीं होते, आपको बुरा लगता है कोई उसको देखे भी। अब आप इमेजिन कीजिए एक 17-18 साल के कपल को जिसकी दोनों ही की इमोशनल एवोल्यूशन और ग्रोथ को आपने रोक दिया क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के चौकीदार बन गए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है मैडम? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहेंगे?
ये जो टॉपिक आपने लगाया हुआ शादी का कम उम्र का जी, तो मैडम बात ये बच्चे की उम्र जो है कम से कम 25 और 30 के दरमियान होनी चाहिए और बच्ची की भी। इसलिए जब वो मैच्योर हो जाएंगे ना तो आपस में बातें हो जाती हैं घर में मियां बीवी की, ठीक है ना। तो जब मैच्योर होंगे तो घर की बातें जो है ना वालिदैन को नहीं बताएंगे, अपने वालिद को, अपनी मम्मा को, तो वो लड़ाई नहीं होगी। जब मैच्योर होंगे तो जब कम उम्र में ना थोड़ी थोड़ी लड़ाई में थोड़ी थोड़ी बातों में बातें हो जाती हैं, वो मम्मा को बताएंगी, पापा को बताएंगी, वो झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम 25 और 30 साल एज होनी चाहिए। मैच्योर आने से जो मसला आपस में मियां बीवी का हो भी जाए तो वो कवर हो जाता है, वो अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक समझदारी की एज आ जाती है, एक दूसरे को समझना और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस में भी अपना भी वो जो जज्बाती उबाल होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट कॉल। अनम, आप क्या कहेंगी कि जब हम बात करते हैं यंगस्टर्स की और जैसे हमने कहा कि अगर आपने उनको वो स्पेस नहीं दी, वो ग्रोथ, ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे रिलेशनशिप के टॉक्सिक हो जाने के, एक दूसरे पे को डिपेंडेंट हो जाने के? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अभी जो हम ब्रेक में भी बात करें तो डॉक्टर ताहिरा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैं चाहूँगी कि उसको दोबारा रिपीट करें कि ये चीज़ डिस्कस नहीं होती है कि ज़्यादातर जो डिवोर्स रेट है उसमें ज़्यादातर वही केसेस हैं जिनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई, और यही सारी बातें हैं झगड़ों की, यही रीज़न सारे बनते हैं। एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग शो में देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होते हैं। हमारा ज़िंदगी का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक ही मकसद हयात है शायद, सॉरी टू से, शादी। आप कुछ भी पढ़ लें, आप शादी हो रही है, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपका कोई हो सकता है कोई और मकसद हो, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मतलब आप दुनिया के, या खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी शादी किसी भी वजह से, डॉक्टर ताहिरा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जरूरी नहीं होता कि दो लोगों की अगर शादी खत्म हो गई है किसी वजह से तो दोनों ही बुरे लोग हों, एक विलन और एक हीरो, है ना? हो सकता है दोनों हीरो। आपकी बात में एक और कॉल आ गई है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाज बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नाज, क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि आप कम उम्र की शादी की बात कर रही हैं, तो मैं कहूँगी कि जो बंदा इंसान 28-29 की भी शादी करता है लेकिन वो जिम्मेदार नहीं होता। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आपका कहने का मकसद है कि कम से कम 28-29 तक वेट करें, या आप कहें कि जी जिसने नहीं मैच्योर होना वो ना 17 में होगा ना 28 में होगा? मैं दोनों को बात नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आपके घर का माहौल, शऊर और तरबियत बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या वैसे अगर आपका हाँ या ना में नाज आपका मौक़िफ़ लूँ, कम उम्री से मेरी मुराद है, यहाँ हम इसको डिफाइन करके चल रहे हैं, ये नहीं कि 20-25 साल की उम्र, अंडर द एज ऑफ 19 यानी 19 साल से कम उम्र में लड़का और लड़की अगर हों तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। आप ऐसा करें कि हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, हम ये लेते हैं, यकीन जाने मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने ना ली हो। सही। लेकिन वो इंसान काम ही नहीं करे। सही। ठीक, वो इंसान काम ही नहीं करता और बाद में उसके माँ बाप कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अपने बच्चे से, आने वाली सुधार लेगी। अब मैं उसकी माँ नहीं हूँ। बिल्कुल, सुधारना माँ का काम होता है। सही। तो ये आपको लगता है कि बेजा बोझ लड़की पे डाला जाता है? बोझ नहीं डाला जाता, ये होता है कि अपने लड़के की भी जिम्मेदारी लड़की के पेरेंट्स पे और लड़की पे डाल दी जाती है। और अब लड़की क्या करे क्या ना करे उसका कितनी बार वो लोगों को बताएगी, मुझे बताएं। कितनी बार लोगों की गारंटियां लेगी, कितनी बार जा जाके लोगों के दरवाजे खटखटाएगी, मुझे बताएं आप। सही सही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज आपने उठाया है कि जहाँ ये भी कहा जाता है कि पूरा घरा पूरा खानदान है, मामा चाचा ताया सब साथ रहते हैं, माँ बाप हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कपल ने खुद ही अपने मसले सॉल्व करने। कितनी दफ़ा लड़की जाके लोगों को इन्वॉल्व करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है लेकिन वापस आके डॉक्टर ताहिरा, ये आई वांट टू टेक दिस अप विद यू। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आप एट द एंड ऑफ द डे जब मसला आता है ना, लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, वो कहते हैं लड़की जाने लड़का जाने आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरा बड़ा अहम पहलू कि जब इतनी यंग लोगों की शादी की जाती है, एट टाइम्स लड़के के घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की के घर वाले उसको पालें और उसको स्टेबलाइज करें। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बड़ा ही अहम पहलू इस पूरी कॉन्वर्जेशन का ये है कि जिस यंग एज लड़की की आपने शादी की है, अभी भी क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जी, काफ़ी हद तक लड़के को गलती करने की, लड़कपन के अजीब किस्म के उबाल पनी की और अपने आप को सही तरह से मैनेज ना कर देने की फिर भी छूट होती, क्योंकि लड़का है जी। लेकिन लड़की से ये तमाम आज़ादी छीन ली जाती है, बल्कि लड़के की जिम्मेदारी उस पर सौंप दी जाती है। ताहिरा जी, यही बात तमाम कॉलर्स ने भी की, हमारे पास जो ऑफलाइन कॉल्स भी आ रही है, हमारी गुफ्तगू में भी था कि अब लड़का कुछ भी सही करे गलत करे, ऐसा लगता है पहले शिकायत अम्मी अब्बू के पास जाती थी, अब बीवी के पास जाने लगी है। ये क्या सडनली चेंज आता है? अच्छा, इसमें हमारी ना शादी से एक्सपेक्टेशंस बहुत मुख्तलिफ है। जल्दी शादी हो, देर शादी हो, हमारी एक्सपेक्टेशन शादी से बड़ी अनरियलिस्टिक है, जो भी एक बहुत बड़ी वजह कि शादियाँ चल नहीं पाती। करने वाले को भी नहीं पता कि उसकी तवक्कुआत क्या है और कराने वाले को भी नहीं पता। बीवी को शिकायतें इसलिए लगती है कि हमें लगता है जब वो रुखसत होकर आती है ना, तो पहला जुमला आपको जो सुनने को मिलता है हर औरत को, ये होता है कि अब इसकी आदत ना ये ठीक करा देगी। ये हंसी मजाक की बातें होती है। अच्छा, औरत के भी नेचुरली भी हर इंसान के अंदर होता है कि अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा तो आप बहुत ज्यादा हाई फील करने लगते हैं कि अच्छा ये ठीक है, ये मैं ठीक नहीं। लेट्स आल्सो पॉइंट आउट कि हम खवातीन में भी ये कुछ अल्लाह ताला ने ज्यादा जज्बा डाला हुआ है। हम कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसको सही करूंगी। बच्चों गुड़िया को इसलिए तो देते हैं कि आप अपनी मर्जी से उसके कपड़े बनाएं, उसको लिटाएं, सुलाएं, जो करना है। सो यू ऑल्सो बिकम इनटू अ हैबिट ऑफ इट। फिर उसमें दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो ये होता है कि हम खुद बड़ा फेलियर फील करते हैं, हाँ, कि मुझसे ये हो नहीं रहा। हाँ। दूसरा ये कि मैंने लिटरली अपनी प्रैक्टिस में देखा कि वालिदैन अगर बेटा कुछ गलत करता है तो वो बहू को पूरा घूर के बाकायदा उसको बताता है कि तुम्हें पता है कि उसने ये किया, लाइक शी इज आंसरेबल फॉर हिम। ऐसा नहीं है, एक तो वो खुद मैच्योर एडल्ट है, वो अपनी बात का जवाब दे सकता है। दूसरी चीज है कि वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है, वो अपने किए के लिए है। तो हमें बीवी को वेरी क्विकली समझना बिल्कुल सही आप कह रही हैं। वक्त हमारे पास कम है। अली, वेरी क्विकली, कई सिचुएशंस में ये देखा गया है कि अगर यंग एज में शादी की जाती है तो कहने को आप लड़की ब्याह कर घर लाए हैं, लेकिन ऑफिशियली आपने लड़की की फाइनेंशियल जिम्मेदारी लड़की के घर वालों पे डाल दी है कि अब आपका दामाद है जी, इसको स्टैब्लिश करें, इसको दुकान लेके दें, इसको पढ़ाएं, जो कुछ कर रहे हैं आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। इस मौजू पे बात करना बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले तो ये वही बात है कि पेरेंट्स अपने इश्यूज जो है किसी और पे डाल रहे हैं, ठीक है ना, विच इज़ बिल्कुल सही नहीं है। पहले बेटे को कम से कम, वरना आप देखना एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा बेटा स्टेबल हो जाए या वो सही हो जाए या उसका काम काज जो भी है वो हो जाए, ये बिल्कुल सही नहीं है। और लड़की के भी पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम अपनी बेटी जिसको इतने प्यार से बड़ा किया है उसको हम कहाँ किसके हाथ में दे रहे हैं। क्योंकि देखना, अगर बीवी शादी करके आ रही है तो वो नौकरानी नहीं है, ठीक है ना, एक दोनों का बराबर का लेवल होना चाहिए। इट्स अ वेरी, अगेन आई सेड कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। कैन आई वेरी क्विकली आस्क यू वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप? यंग मैरिजेस में जो बच्चे होते हैं, अब जैसे आपने खुद कहा कि दोनों मियाँ बीवी तो इस स्टेबिलिटी के पॉइंट पे नहीं कि एक दूसरे को समझ सकें, उस बच्चे के साथ एज पेरेंट्स क्या सलूक कर रहे होते हैं? अगेन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो माई सन स्ट्रगल्स विद दिस, क्योंकि आई एम डिवोर्स्ड, आई एम सिंगल फादर। लेकिन हम लोग में एक ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग डिवोर्स भी हुआ हुआ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड स्टडीज़ हम लोग का एक म्यूचुअल डिसीजन होता है। हम लोग ने एक चीज़ किया है कि हम लोग कभी भी उसके सामने, अब्बास के सामने, एक दूसरे के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसकी मदर की रिस्पेक्ट है। अगर मैं उसकी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वो जो एक कमिटेड घराना उसको मिलना चाहिए, दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी। मेरे ख्याल में अगली दफ़ा के लिए ये इशू भी हम उठाएंगे, जो टीनेज पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ, यानी हम चाहते तो सारे यही हैं कि शादी हो, शादी के 1 साल बाद के बाद आपकी फैमिली शुरू हो जाए, लेकिन यंग पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए इमोशनली रेडी भी होते हैं, यानी इस पे बात करेंगे अगली दफ़ा। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, अनम एंड अली फॉर बीइंग हियर विद अस एंड स्पेशली फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।